तो हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स, सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। कुछ फॉर्मूले भी जो हैं हमने ड्राइव किए लास्ट लेक्चर्स में, वो फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। इसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट। तो अगर हमारे पास एक चार्ज शीट है लाइक दिस, हमने देखा अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट बिल्कुल इसके पास होगा, इनफाइनाइट शीट है ये। इनफाइनाइट का मतलब है कि इसका अपना साइज इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली काफी बड़ा है, तो हम इसको इनफाइनाइट शीट बोलते हैं। तो बच्चों, इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप आपको याद होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट बनेगी एंड फॉर्मूला इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर राइट साइड की तरफ है तो आप डायरेक्शन बनाने के लिए आई कैप लगा सकते हो, और अगर लेफ्ट साइड पर अगर हम यहाँ पे ले लें पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम द शीट लेफ्ट साइड की तरफ बनेगी। फॉर्मूला सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, याद रखनी है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब देखो आप, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये पॉइंट का डिस्टेंस शीट से हमने नहीं लिखा यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा? हमारा एक्सप्रेशन हमने गॉस लॉ में हमने सॉल्व भी किया, गॉस लॉ अप्लाई करके इसको, तो आपने देखा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ इनफाइनाइट शीट के केस में ऐसा होगा। अगर पॉइंट शीट के पास ना होके थोड़ा दूर हो तो उस केस में ये रिजल्ट डिफरेंट होता है, बट वो आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो पहला ये, अभी के लिए हमने एक ये रिजल्ट अभी याद रखना है, फर्स्ट रिजल्ट, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज की शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट राइट साइड और लेफ्ट साइड पे होगी। अब अगर एक नेगेटिव शीट है, उसको हम ऐसे बनाते हैं। मान लो ये शीट है हमारे पास, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट पे बनाएंगे, दैट विल बी टुवर्ड्स द शीट। रिजल्ट सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उसका मैग्नीट्यूड है, बट एरो जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द शीट, नीचे की तरफ। ऐसे अगर पॉइंट यहां लगा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बन जाएगी, टुवर्ड्स द शीट। रिजल्ट सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर भी डायरेक्शन अगर आपको बतानी है बच्चों, तो ऊपर हमने वाई एक्सिस माना, अगर लेट अस सपोज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के ऑपोजिट है, तो यहाँ माइनस जे कैप लगा देंगे। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग है, वाई भी हमारा ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हम प्लस जे कैप लगा देंगे। तो इस तरह से डायरेक्शन लिखी जाती है और साथ में मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। सिग्मा को भी डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। ये भी कभी कभी हमारी हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर। ये भी हमने देख लिया, अगर हमारे पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो किसी पॉइंट P पे डिस्टेंस R पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द वायर इन द अप डायरेक्शन, एंड द फॉर्मूला इज E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। डायरेक्शन इसकी बच्चों आप जैसे मर्जी वैसे आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। आर कैप मतलब रेडियली आउटवर्ड। वायर के सामने अगर मान लो फ्रंट पे यहाँ पे पॉइंट है तो आपकी तरफ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर है तो ऊपर चली जाएगी। इसको सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। पहले रिजल्ट सारे याद करवा दूं ताकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगने हैं फॉर्मूला में। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट लगने हैं। तो ये आंसर आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द वायर। थर्ड हमारा जो केस है जो अभी के लिए हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज शेल है, स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के लिए मैंने बताया था कि उसके अंदर हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। उसके बाहर अगर सेंटर से डिस्टेंस r, स्मॉल r ले ले हम, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट P ले लेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, रेडियली आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ, और उसका एक्सप्रेशन होगा E वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज वाला। ठीक है, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल r है,
तो यहाँ पे तो यार पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है ना, क्योंकि स्फेरिकल शेल है तो पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट होता है सेम वही रिजल्ट। अगर इसके ऊपर क्यू चार्ज है पूरे सरफेस पे तो क्यू बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। बट इस रिजल्ट को हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो अगर आप चार्ज को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना चाहते हो तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है, इसको ध्यान रखना। और फिर सेम केस में अगर हम सरफेस पे देखना चाहते हैं, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पॉइंट है, तो दैट विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, उसकी भी आर कैप से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट इस केस में हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करना है, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर में स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करना है, मैं अभी कर रहा हूं ये। तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैसे किसी भी जनरल कंडक्टर के लिए भी यही होती है, मतलब अगर आपके पास कोई भी जनरल कंडक्टर है उसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये जो तीन रिजल्ट्स अभी आपके सामने लिखे हुए हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको एक शीट्स की कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए एग्जांपल 1 बहुत इजी है। हमारे पास दो पैरेलल शीट्स हैं, लेट अस सपोज एक ये शीट है, एक उसके पैरेलल और पड़ी हुई है शीट। ये शीट्स पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। अभी पहले पैरेलल शीट वाली बात करते हैं। यहाँ पे मान लो इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट वाली शीट पे, और राइट वाली शीट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, वो नेगेटिव है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। अब हमें बोला गया कि भाई 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एक इस पॉइंट पे बताओ, एक इन दोनों शीट्स के इन बिटवीन है पॉइंट, और एक साइड पे है पॉइंट, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट P1 की बात करें तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ पॉजिटिव को देखना आपने, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम शीट, अवे मतलब दूसरी साइड पे, शीट हमारी राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसका रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, इसको E1 बोल देते हैं, E1 वेक्टर। ऐसे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं सेम पॉइंट पे, आप पॉजिटिव शीट को मत देखो, सिर्फ नेगेटिव शीट को देखो। सेम पॉइंट पर नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द शीट, वो शीट की तरफ बनेगी, ये E2 आ गई, ठीक है। अब देखो ये दो वेक्टर्स बन गए, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं वो तुम्हें पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के केस में 0 आएगी, लेफ्ट साइड पे। ऐसे ही राइट साइड पे देखिए, राइट साइड पे अगर मैं फर्स्ट शीट की बात करूं, फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे P2 पे आ जाओ, ठीक है। P2 पॉइंट पे देखना ध्यान से, पॉजिटिव शीट, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव शीट, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट, फिर से दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, दोनों के मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर भी E नेट इस केस में 0 होगा। लेकिन अगर हम पॉइंट ले लें इन बिटवीन द शीट्स, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द शीट्स अवे फ्रॉम द शीट होगी, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द शीट्स इस पॉइंट पे टुवर्ड्स द नेगेटिव शीट होगी। तो दोनों की डायरेक्शन देखो यहाँ पे सेम बन रही है, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाने हैं, ठीक है। तो मैं इसी केस के लिए कर रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P3, बाकी दो तो रिजल्ट 0 ही है। P3 के लिए लिख लेते हैं, देखो 4 पॉइंट P3, P3 कहां है, शीट्स के बीच में, मिडल में भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स लिखने हैं, एक हमने मान लिया ऊपर वाला E1 वेक्टर, और एक हमने मान लिया नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर। तो दोनों को मैं लिख देता हूं जस्ट ऐसे ही, पता है वैसे आपको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप E1 वेक्टर, E2 वेक्टर इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। दोनों में आई कैप आएगा क्योंकि दोनों डायरेक्शन ही आप देखो राइट साइड है, राइट साइड एक्स एक्सिस लेते हैं ना हम,
तो उस तरफ दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अभी जब आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास। ऐड क्यों करना है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई का। ठीक है, ये बेसिकली कहां से आया? यहाँ एक और इक्वेशन लिख देते हैं कि जो ई नेट है वो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके आया, E1 प्लस E2। तो इस तरह से शीट्स वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लो ये दोनों शीट्स सेम तरह की चार्ज की होती, जैसे मान लो एक शीट हम अभी ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, एक शीट इसके नीचे बना लेते हैं, ये बना दी मैंने। ये भी दोनों पैरेलल शीट्स है। क्या बोला जाता है इनको? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि भूल ना जाए। पैरेलल शीट्स, एक दूसरे के पैरेलल। शीट मतलब जैसे पेपर होता है। तो इन दोनों शीट्स की भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमें देखनी है। अब अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लूं, एक ये है पॉइंट P1। P1 के लिए ग्रीन वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने ग्रीन से ही बना दी, अवे फ्रॉम द शीट बनेगी। दिस इज E1 वेक्टर। ब्लू वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ब्लू से ही बना देनी है। ठीक है, वो मैं कहीं पर भी बना दूं, दैट विल आल्सो बी अवे फ्रॉम द शीट। देखो ना, शीट नीचे पड़ी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा फॉर दिस केस, ई नेट, यहां पे ऐड हो जाएंगी दोनों फील्ड्स, क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ शीट्स हैं। ये रिजल्ट वैसे भी आपने याद रखना है, जब एक ही तरह के चार्जेस वाली शीट्स होंगी तो साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ये बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, दोनों को ऐड कर दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जे कैप। सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पॉइंट ले लें यहाँ पे डाउन, वो भी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में बनेंगे, ऐड ही हो जाएंगे, ग्रीन का भी और ब्लू का भी, और यहां पर भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सेम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन जे का। ये नेगेटिव साइन इसलिए कि नीचे की तरफ है, बट यहां पे अगर हम देखें, यहां पे ग्रीन की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगी अवे फ्रॉम द शीट, ब्लू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगी अवे फ्रॉम द शीट। ब्लू की अपनी शीट से ऑपोजिट, ग्रीन की उसके ऑपोजिट। पर ये दोनों वेक्टर ही यहाँ पे इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो पैरेलल शीट वाले ये दो तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, जिसमें सेम तरह के चार्जेस हो सकते हैं और ऑपोजिट तरह के चार्जेस हो सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, रिजल्ट को जब भी लिखना है डायरेक्शन का ध्यान रखना है, फिर उसको ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब अगर हम दो शीट्स को परपेंडिकुलर कर दें, कुछ एग्जांपल्स इस तरह की सीबीएसई में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये भी शीट है, मान लो ये शीट है, अभी वायर वाला क्वेश्चन भी ऐसा बन जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अभी शीट है। शीट को मैं ऐसे पूरा बना देता हूं अगर आप कहते हो तो। इस तरह की इनफाइनाइट शीट है ये आपके सामने। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। और दूसरी शीट ये है, दे आर ऑल्सो इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत बड़ी है साइज में, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे बड़ी है, उसकी डिस्टेंस से ज्यादा है साइज उसका, शीट का। तो यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी दोनों शीट्स। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। मुझे इस पॉइंट पे, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है बच्चों, मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो वही वेक्टर सम ही करना है, बहुत आसान है। इस पिंक वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पिंक कलर से बना दी अवे फ्रॉम द शीट, ब्लू कलर वाली शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द शीट बनेगी। ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बट इसके साथ जे कैप लगेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है, और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बट ये डायरेक्शन आई कैप लगेगा। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे आ गए, तो इनका रिजल्टेंट चला जाएगा डायगोनल के अलोंग। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में सीधा आ गया, जस्ट ऐसे ही आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, रिजल्ट आ गया। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, अगर आपको बोला जाए मैग्नीट्यूड निकालो जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड होता है a² प्लस b² वेक्टर के केस में। तो जब आप इनके साथ ऐसे करोगे √a² प्लस b², तो उसमें क्या होगा, √2 का फैक्टर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है ना। इतना वेक्टर तो अभी आपको आ ही गया।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर शीट्स भी हो सकती हैं और पैरेलल शीट्स भी हो सकती हैं। तो ये शीट वाली प्रॉब्लम इस तरह की आएगी। अब ऐसे वायर वाली प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। देखिए, मान लो आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं, एक ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके सामने एक और पैरेलल वायर है, पैरेलल भी हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ये एक और इनफाइनाइट वायर है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में सेपरेशन दे रखी है कुछ स्मॉल r, और यहां पे पॉइंट ले लिया कहीं पे, उन्होंने बोला कि कहीं पे मिडल में पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर मिडल में लेंगे ना तो मिड पॉइंट जो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r/2, ये डिस्टेंस भी r/2, लैम्डा भी अगर दोनों का सेम है तो मिड पॉइंट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी और कहीं पर नहीं आएगी। यहाँ पर पूरा एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, पूरी उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लो यहाँ पे है कहीं पे, ये r डिस्टेंस हो गया और ये भी r डिस्टेंस हो गया, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, फर्स्ट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैं बना रहा हूं अवे फ्रॉम द वायर। ठीक है, इस तरफ बनेगी। सेकंड की भी अवे फ्रॉम द वायर ही बननी है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इस केस में वो भी उधर ही बनेगी, बट ये वेक्टर थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना r पे डिपेंड करती है। दोनों मैं लिख के बताता हूं, E1 कितना होगा फर्स्ट शीट के लिए, E2 कितना होगा सेकंड शीट के लिए, वो आपको पता ही है वैसे फॉर्मूला। E1 वेक्टर इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में डिस्टेंस देखना वायर से, तो r प्लस r 2r हो गया। ठीक है, ये साथ में आई कैप लगा दो। ठीक है, दिस इज E1 वेक्टर। ऐसे ही दूसरे केस में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिस्टेंस आ रही है इस वायर से, सेकंड वायर से, है ना, वो आ रही है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, यू विल गेट रिजल्ट। तो E net is also in right side direction, which is lambda by 2 pi epsilon naught r into 1/2 plus 1 का फैक्टर which is 3/2। ये एक फैक्टर आएगा साथ में, आएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर एक वायर पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव होती तो दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में बचते, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को आप माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। स्फेरिकल शेल की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेल्स की। उससे पहले एक और एग्जांपल मैं वायर वाली करवा दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक वैसे ही फिर से इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, गिवन है ये सब। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है सर्कल में, इट इज रोटेटिंग इन ए सर्कल, और सर्कल की रेडियस है r। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। यूनिट से पता चल जाता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। फाइंड इफ r इज रेडियस ऑफ सर्कल, देन फाइंड, क्या फाइंड करना हमें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, अब जब भी बच्चों ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास कोई पार्टिकल घूम रहा होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है सेंटर की तरफ, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब इस पार्टिकल पे लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये सर्कल में है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और इस फोर्स को हमें इक्वेट करना होता है जो एक्चुअल में फोर्स लग रही है। यहाँ पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है F, और F का फॉर्मूला अब यहाँ पर आप कूलम्स लॉ से नहीं लिख सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ तो होता है K Q1 Q2/r², उसमें दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। यहाँ पर F निकलता है Q into E से। जब भी इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उसका चार्ज Q है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है,
तो उस केस में जब भी उसके ऊपर फोर्स लिखनी है तुम बच्चों को, तो तुम्हें क्या करना है, आपको चार्ज पार्टिकल के चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी है उस पॉइंट पे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये फोर्स मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये फोर्स हो जाएगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू ई, और ई का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यों? क्योंकि ये एक वायर है और वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे इसको पुट करना है, ई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is providing centripetal force, which is providing centripetal force। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमेशा लगता है। ये हम ग्रेविटेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आगे जाके हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है सर्कल में घूम रहा है, तो देखो कि उस पे जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो कौन सा एजेंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा लगाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, और अब यहाँ पे आप देखिए आर से आर कैंसल आउट हो गया, बस एम नीचे चला जाएगा और वी आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, इसका अंडर रूट। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड दिस वायर। हमारे पास एक इस तरह का सरफेस है, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर वो कह रहा है कि एक वायर पड़ी हुई है, ये एक वायर है, इस वायर पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वायर की लेंथ एल है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि ए एंड से अगर हम स्टार्ट करें चार्ज को मेजर करना, तो वो चार्ज कुछ ऐसे दिया हुआ है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर कूलम पर मीटर। ठीक है, वेयर एक्स इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एंड ए ऑफ वायर। ये एंड बी है वायर का, ये ए है। जैसे जैसे कह रहा हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, एक्स पे डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा बढ़ रहा है। इस तरह की ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म हुई ना क्योंकि लेंथ के साथ वो वेरी कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये। ठीक है, ये ऐसे गिवन है हमें यहाँ पे, और इसके साथ साथ बीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ये चीज भी पता है हमें कि वो एक कांस्टेंट है। हमें करना है फ्लक्स फाइंड। ठीक है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ये जो हमने गोल सरफेस बनाया, बैलून इसको इमेजिन कर लो, वो हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, फ्लक्स देखो गॉस लॉ बोलते हैं कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है ना। फ्लक्स कह रहा है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट, हम यहां पर किसी डिस्टेंस x पे जाके वायर की लेंथ dx कंसिडर करेंगे। उस dx लेंथ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी dq, और उस dq को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो dq अपॉन dx चार्ज पर यूनिट लेंथ बन गया, एंड दिस इज लैम्डा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको चार्ज ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, dq बाई dx मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां से dq लिख लेंगे, स्मॉल चार्ज इस छोटे से पोर्शन में कितना आया, वो आया लैम्डा dx। लैम्डा को कोई फंक्शन गिवन होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, बीटा एक्स स्क्वायर जैसे गिवन है, बीटा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अभी हमारे पास dq आ गया, हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल इनक्लोज चार्ज इस पूरे सरफेस के अंदर कितना है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे dq की, सिंपल dq की इंटीग्रेशन करनी है, और मतलब बीटा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट्स क्या लेंगे, 0 to l, क्योंकि वो कह रहा है एंड a से स्टार्ट कर लो, आप b तक जाएंगे, तो b तक उस वायर की जो लेंथ है वो स्मॉल l है ना, तो इसको हमने 0 to l इंटीग्रेट कर दिया, बस सॉल्व हो गया। ये हो गया बीटा एक्स क्यूब बाई 3, तो x की जब बीटा इंटू एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो l क्यूब बाई 3। ठीक है, तो दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ये आपके पास आ गया, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस क्यू इनक्लोज को यहाँ पे पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर।
आंसर है बीटा एल क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना इनक्लोज्ड है, उस वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना सीखा इस क्वेश्चन में। कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैथमेटिकल फंक्शन, बीटा बाय एक्स हो सकता है, बीटा बाय एक्स होता तो यहाँ पे log x आ जाता, बीटा एक्स हो सकता था, बीटा एक्स होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाता रिजल्ट में, है ना। तो वो इंटीग्रेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, बाकी आपको जस्ट ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट को यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ना स्फेरिकल शेल वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे बनती हैं देखो। कह रहा है एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ये वाले कॉन्सेप्ट्स जेई में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। हमारे पास एक ना स्फेरिकल शेल है, ये मैं बना रहा हूं तुम्हारे सामने। चलो, इसकी इनर वाली रेडियस r1 है और आउटर जो ये बाहर वाली रेडियस है वो r2 है, और ये बनी हुई है मेटल की। स्फेरिकल शेल है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है, मेटेलिक। अब बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे आसान वाला पार्ट पहले मैं तुम्हें करवा रहा हूं। उसने बोला कि हमने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया, ऐसा डायग्राम गिवन आएगा हमें, और हमें क्यू चार्ज रखने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं P1। ये मेटल के इन बिटवीन है, जो मेटेलिक पार्ट है ना, मेटेलिक पार्ट को थोड़ा शेड कर देते हैं, ये मेटेलिक है सारा, येलो येलो वाला। तो एक तो उस मेटल के अंदर P1 पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है P2 शेल के अंदर, और तीसरा पॉइंट हमारा शेल के बिल्कुल बाहर है, वो यहाँ पे है P3। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें यहां पर अगर एक स्फेरिकल सरफेस, वो कहेगा इमेजिन कर लो आप, गॉसियन सरफेस जिसको हम बोलते हैं, वो पॉइंट में से पास करता है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट में से, वो बोलेगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना निकल रहा है। ये गॉसियन सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना निकल रहा है वो भी हमें बताओ। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो आप फ्लक्स तो फाइंड कर ही सकते हो। उसके साथ साथ हर किसी सरफेस की, देखो दो सरफेसिस हैं यहाँ पे, एक ये वाला सरफेस है और एक ये बाहर वाला सरफेस है, 1 और 2। वो कहेगा इन दोनों सरफेसेस पे सिग्मा कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं तीनों चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना, अभी हम सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे। तो पहला हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेसेस। जीएसएस का मतलब हो गया गॉसियन सरफेसेस पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स, P1 पॉइंट के थ्रू पास कर रहेगा गॉसियन सरफेस, यहां बनाना तो पड़ेगा ही, मैं अभी बना ही देता हूं। यहां से इमेजिन कर रहा हूं, कहता है उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है P1 के थ्रू, दूसरा पॉइंट P2, ये हमारा P2 है, ये P1 है, और तीसरा P3, ठीक है। इन तीनों में से फ्लक्स निकालना है। दूसरा हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट है, सेकंड पार्ट, फाइंड ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट्स पे। और थर्ड पार्ट है ऑल्सो फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। ये 3 मार्क क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, इसमें से सारे पार्ट्स नहीं आएंगे, कोई 1-2 पार्ट्स आएंगे तुम्हें। ओके, अब ध्यान से देखो, पहले हम बात करेंगे P2 पॉइंट की, ये वाला गॉसियन सरफेस। इसमें से फ्लक्स देखना सिर्फ, मुझे कुछ नहीं देखना अभी फर्स्ट पार्ट में। तो फ्लक्स फाई इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अभी देखना है कि पिंक वाले सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q। तो आंसर आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बस पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हमें सिर्फ उसके अंदर वाला चार्ज देखना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज नजर आ रहा है। अब ग्रीन सरफेस पे फोकस करेंगे। अभी हमें लगेगा बच्चों, आपको लगेगा कि ग्रीन सरफेस के अंदर भी क्यू ही है सर चार्ज, नहीं, गलत है, सिर्फ क्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडक्शन प्रोसेस को यूज करना है। पहले मैं ये वाला नोट लिखूंगा यहाँ पे सेकंड पार्ट में, फॉर गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू P1, ये है बच्चे P1 पॉइंट। मैं फिर से बाहर थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये P1 पॉइंट है, इसको याद रखना।
अगर हमारा गॉसियन सरफेस P1 पॉइंट से पास कर रहा है, we need to use the concept of induction, चार्ज इंडक्शन। इसके इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, मेटल है ना, तो अगर आपने यहां रखा पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इस येलो सरफेस पे, एरोहेड को ध्यान से देखेंगे, ये जो इनर वाला येलो सरफेस है वहां पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो पहले इंडक्शन करनी है, तो बहुत आसान हो गया कि यहां नेगेटिव चार्ज है सर, और जितना यहां पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही बाहर वाले सरफेस पे फिर मेटल है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इंडक्शन प्रोसेस है, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल्स में भी आपको समझाई हुई है, इसको और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ये मान लो मेटल की शीट है, सिंपल, अब मेटल की शीट के इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो उतना ही नेगेटिव यहाँ पे और उतना ही यहाँ पे ऑपोजिट एंड पे उतना ही पॉजिटिव। अब आप इस शीट को ऐसे घुमा के गोल कर दो, सिलेंडर बना दो इसका, तब भी सेम ही बात होगी। स्फीयर बना दो तब भी वही चीज है, इनर सरफेस पे नेगेटिव, आउटर पे पॉजिटिव। अगर ये चार्ज Q है तो ये माइनस Q होगा और ये प्लस Q होगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये मेटल होनी चाहिए। अगर इंसुलेटर है फिर बराबर नहीं आता चार्ज, फिर डिफरेंट आता है। तो ये पहले यूज करना है, ठीक है। अब मुझे पता चला कि P1 पॉइंट के लिए टोटल चार्ज अंदर कितना है। ध्यान से सुनो, ये ग्रीन गॉसियन सरफेस के लिए टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है। एक तो ये रहा पॉजिटिव, दूसरा ये वाला चार्ज, ये माइनस Q, ये माइनस Q, ठीक है, ये Q, ये माइनस Q। तो टोटल चार्ज कितना है, Q इनक्लोज्ड इज प्लस Q माइनस Q। मैं यहां लिख रहा हूं आपकी समझ के लिए, प्लस Q कहां पे है, एट सेंटर, और माइनस Q कहां पे आ गया, एट इनर सरफेस। इनर सरफेस पे इंडक्शन के कारण आ गया, तो टोटल चार्ज कितना, 0, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सरफेस है, P1 पॉइंट वाला जो सरफेस है, उसके लिए फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 0 आएगा। Now for third part of this question, मतलब for P3 point, this is P3 point, we will draw a Gaussian surface firstly। वो कह रहा है कि अगर Gaussian surface इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो उसमें से बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है। स्फेरिकल Gaussian surface बना दिया हमने, इस वायलेट कलर के स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, देखो Q माइनस Q फिर से प्लस Q, ये बाहर वाला भी तो प्लस Q ही है ना, ये प्लस Q है, तो तीनों को ऐड करेंगे, इसके लिए वापस आपके पास आंसर Q ही आएगा। तो फॉर द लास्ट केस, थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, फाई इज Q सेंटर वाला, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ये सेंटर वाला है, माइनस Q इनर सरफेस वाला, प्लस Q आउटर सरफेस वाला। सारा चार्ज देखना उसके अंदर टोटल कितना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये कट गए, आंसर इज अगेन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें तीनों केसेस में फ्लक्स पता चल गया बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कैसे लिखी जाएगी, बहुत आसान है। जब फ्लक्स पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कैसे निकाली जाती है, ध्यान से समझेंगे। पहले हम करेंगे, ये था P2 पॉइंट। P2 पॉइंट जो है ये बिल्कुल हवा के अंदर है, ये मेटल के अंदर नहीं है, हवा के अंदर है। तो लेट अस सपोज P2 पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, वो मैं हमेशा स्मॉल r ही लेके चलूंगा पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ थोड़ी जगह कम है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। देखो ये मान लो ये डिस्टेंस है P2 पॉइंट का स्मॉल r, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूँ। फ्लक्स मुझे पता है P2 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, गॉस लॉ यूज करेंगे, E वेक्टर फॉर P2, P2 मतलब इनसाइड द शेल, ठीक है, इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल मतलब जहां हवा है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds, ये गॉस लॉ होता है ना, इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हमने लिख लिया हुआ है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए। तो E बाहर कर लेना अपने, ds की इंटीग्रेशन होती है सिंपली 4 पाई r स्क्वायर और Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो हमने ऑलरेडी ये चीज करी हुई है। तो आंसर विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, सिंपल, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ रही है, देखो जरा डायग्राम, पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी ना। इस पॉइंट को तो बाहर का कुछ नहीं पता, उसको ये पता है कि मैं पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज वाली आएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। डायग्राम थोड़ा अगले पेज पे दोबारा बना के दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा फिर सही रहेगा।
देखो ये इनर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर सरफेस। यहाँ पे क्यू चार्ज था और हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, उसका डिस्टेंस स्मॉल r है, दिस इज पॉइंट P2। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे क्वेश्चन सरफेस बना लिया, वो हम फ्लक्स पहले लिख चुके हैं, इसके अंदर वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ऐसे वो ds मान के, आपको सारा दिखाना नहीं है उसमें ना पेपर में जाके, बस आपको पता होना चाहिए ये आंसर आएगा यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम P1 पॉइंट की बात करें, P1 पॉइंट यहाँ था मेटल के अंदर, तो इसके लिए तो हमने देखा कि भाई डिस्टेंस चाहे आप r ले लो, बट हमने देखा कि फ्लक्स ही जीरो है, फ्लक्स जीरो है क्योंकि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ क्वेश्चन सरफेस जैसे अभी बनाया था, तो इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो है क्योंकि Q सेंटर पे पड़ा है और माइनस Q यहाँ है, टोटल चार्ज जीरो है। बिल्कुल सही हो गया। तो 4 पॉइंट P1। P1 पॉइंट कहाँ है? इनसाइड द मेटेलिक पार्ट ऑफ शेल, जहां मेटल है। तो मेटल के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो E वेक्टर विल बी सिंपली E डॉट ds की इंटीग्रेशन गॉस लॉ इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो है, फ्लक्स भी जीरो है, तो E वेक्टर इज जीरो। तो यहां इस पार्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती इस केस में, क्योंकि चार्ज हमारे पास मेटल के अंदर नहीं होता, चार्ज यहाँ पे है इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस वाला चार्ज बना दे। अब जब आपका पॉइंट P3 है जो कि बिल्कुल बाहर है, उसका भी डिस्टेंस हमने यहाँ से स्मॉल r ले लिया। यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन सरफेस वैसे ही बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं, ये क्वेश्चन सरफेस होगा हमारा, इसके अंदर भी हमें टोटल चार्ज वही पता है, ds की डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। आप एक ही डायग्राम बनाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। हाँ सेम रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल यही वाला। तो डायग्राम एक ही बनाना है, बार बार नहीं बनाना। इस केस में भी आप अगर आप देखें तो E डॉट ds मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज आपको पता है कि Q ही है टोटल, मैं तो डायरेक्ट लिख लिया मैंने क्योंकि ये प्लस Q, ये वाला माइनस Q, ये Q, तो Q बचा, रिजल्ट विल बी सेम। इसको सीधा लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और वहां से E आ जाएगा, सेम रिजल्ट, ये भी पॉइंट चार्ज वाला। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा इस अरेंजमेंट का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनानी। जैसे ये एक शेल का इनर पार्ट हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया शेल का, यहाँ पे चार्ज पड़ा है Q पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। यहाँ पे तो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और ये मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको, कहीं पर भी काम आएंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स में। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे माइनस Q, और बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट पार्ट में हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिग्मा। तो अब सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। इनर सरफेस के लिए कैसे होगा? सिग्मा इनर, देखो इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q, माइनस लिखना है आपको, उसका एरिया, ये रेडियस थी R1, तो एरिया हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। और आउटर सरफेस के लिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और 4 पाई R2 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास फिर से एक मेटेलिक शेल है जी, उस मेटेलिक शेल को पहले से ही चार्ज दे दिया हमने। ये हमारे पास एक मेटेलिक शेल है,
इस मेटेलिक शेल को हमने बाहर से प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू शेल। बाकी सब वैसे ही गिवन है हमें। क्या बाकी गिवन है? R1 रेडियस, R2 रेडियस, ठीक है। एंड इसी के साथ एंड ए चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। What will be the sigma at inner and outer surface? सिग्मा फाइंड करना है। बाकी सब चीजें भी फिर आ ही जाएंगी अगर आपको सिग्मा पता चल गया इस केस में। देखो, अगर आपने पहले पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दिया, वो कहां पे जाता है? मेटल के केस में, चाहे वो सफियर हो, चाहे वो शीट हो, कुछ भी हो, मेटल के केस में सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे जाता है। जो सरफेस सबसे ज्यादा बाहर है उस पे जाएगा। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज सारा सिर्फ और सिर्फ इस बाहर वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें से इसका कोई भी हिस्सा अंदर वाले सरफेस पे नहीं जाएगा। तो ये जो स्काई ब्लू कलर में मैंने बनाया वो है कैपिटल क्यू। कलर चेंज करते हैं। माइनस क्यू चार्ज ग्रीन कलर वाला वो कह रहा है यहां पे रखा हमने। अब यहाँ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे। जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इसके सेंटर पे रखा, इसके इनर सरफेस पे प्लस क्यू, इसके इनर सरफेस पे प्लस स्मॉल क्यू, जितना भी वो होगा उतना, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। और अगर इनर सरफेस पे प्लस क्यू आया छोटा वाला, तो उतना ही माइनस क्यू बाहर वाले सरफेस पे भी जाएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अलग कलर से बना रहा हूँ। मतलब बाहर वाले सरफेस पे दो चार्जेस आ जाएंगे। अब प्लस क्यू तो कैपिटल क्यू तो पहले ही आ गया था, एक यहाँ पे माइनस क्यू भी आ गया। तो इसका मतलब है कि इनर सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू और आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू माइनस क्यू। इसलिए सिग्मा इनर विल बी क्यू बाय 4 पाई R1 स्क्वायर एंड सिग्मा आउटर सरफेस विल बी कैपिटल क्यू माइनस क्यू। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात। अब अगर आपको बोला जाए यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यू विल इमेजिन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट P, रेडियस स्मॉल r, ये मैंने बना लिया। यहाँ पे वही ds बनाया, गॉस लॉ लगा देंगे। तो इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है सारे लिख देने हैं, गलती ना हो। माइनस क्यू लिखा पहले सेंटर वाला, फिर इनर सरफेस वाला प्लस क्यू लिखा, फिर आउटर सरफेस वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे लिखा। ये आउटर सरफेस वाला है प्लस क्यू माइनस स्मॉल क्यू, सारा लिखना, ठीक है, ताकि गलती ना हो। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कट गए, सिर्फ यही बचा कैपिटल क्यू माइनस क्यू। तो बस अब यहाँ पे अगले स्टेप में E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर करते हैं। ये रेडियस ना याद रखना, ये रेडियस गॉसियन सरफेस की होती है, ये और कोई रेडियस नहीं होती, ये गॉसियन सरफेस की होती है। स्मॉल r लिखना है यहाँ पे जब भी ये इधर वाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और ये बन गया q माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E आ गया हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज आंसर। समझ गए मेरी बात?